हेलो नमस्ते मित्रों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। जर्मनी के एकीकरण से संबंधित मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें जर्मनी के एकीकरण के बारे में हमने जाना था कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं आई और कौन कौन से ऐसे तत्व थे जो जर्मनी के एकीकरण में सहायक सिद्ध हुए। उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। अगर वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। पर्सा का सम्राट विलियम प्रथम एक सुलझे हुए विचारों का दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। पर्सा का सम्राट उस समय कौन था जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था? उस समय पर्सा का सम्राट है वो विलियम प्रथम था। वो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था और उसका शासनकाल था 1861 से 1888 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। विलियम प्रथम का शासनकाल 1861 से 1888 ईस्वी तक था और वो सुलझे हुए विचारों का व्यक्ति था और उसमें लोगों को परखने की क्षमता थी। इसीलिए तो उसने नेपोलियन को परखा और उसको प्रधानमंत्री बनाया। किसको? नेपोलियन को। यद्यपि ये उदारवादी विचारों में विश्वास करता था, जो मतलब विलियम प्रथम था वो उदारवादी विचारों में विश्वास करता था और वो जानता था कि जर्मनी का एकीकरण स्वतंत्र व उसके अधीन सुदृढ़ सेना के माध्यम से ही हो सकता है। वह उदारवाद का तो समर्थक था, लेकिन वह जानता था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो केवल बातों से कुछ नहीं होगा, एक सुदृढ़ सेना का निर्माण करना पड़ेगा। और उसी के कारण उसने क्या किया, वान रून था उसको युद्ध मंत्री बनाया। वान रून को युद्ध मंत्री बनाया और वान मोल्टके को उसने क्या बनाया, वान मोल्टके को उसने सेनापति बनाया और बिस्मार्क को प्रधानमंत्री उसने नियुक्त किया। किसने? विलियम प्रथम ने वान रून को युद्ध मंत्री बनाया, वान मोल्टके को सेनापति बनाया एवं बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाया। बिस्मार्क एक चतुर राजनीतिज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार था तथा कूटनीतिक कुशलता से परिपूर्ण व्यक्तित्व का धनी था। कौन? बिस्मार्क हैं। वो कूटनीति भी उसमें बहुत ही भरी हुई थी। ये तस्वीर है वो बिस्मार्क की है। बिस्मार्क ने कहा था कि मैं आपके साथ विलियम प्रथम के साथ ही नष्ट होना स्वीकार करूंगा। बिस्मार्क ने क्या कहा था? किससे? विलियम प्रथम से कहा था कि जनाब, मैं आपके साथ ही मरना पसंद करूंगा, किंतु संसदीय सरकार के विरुद्ध संघर्ष में श्रीमान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपका साथ में है, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये बिस्मार्क ने कहा था। श्रीमान का साथ है वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। बिस्मार्क का मानना था कि 1848 से 1849 ईस्वी तक का जो समय राष्ट्रवादियों ने वाद विवाद में समाप्त कर दिया था, वह उनकी भूल थी। उनका मानना था कि उस काल की बड़ी समस्याएं भाषणों और बहुमत के प्रस्तावों द्वारा नहीं, बल्कि रक्त और लोहों की नीति से सुलझ सकती थी। और बिस्मार्क हैं, उसने क्या कहा कि जो 1848 से लगाकर 1849 के बीच का जो समय था, वो जो उस समय के राष्ट्रवादी थे, उस समय के जो मतलब विद्वान थे, अच्छे अच्छे लोग थे, उन्होंने यूं ही वाद विवाद में उस समय को गंवा दिया और केवल बड़े बड़े भाषण बोलते थे उस समय। और कोई भी कार्य है वो भाषणों से नहीं होता है। अगर केवल हम भाषण ही देंगे और उसको कार्य के रूप में परिणत नहीं करेंगे, हम उसके कर्म नहीं करेंगे, केवल बड़े बड़े बातें करेंगे, तो वो कार्य सफल नहीं होगा। तो उसी प्रकार बिस्मार्क ने कहा था कि उस समय जो राष्ट्रवादी थे वो यूं ही वाद विवाद करते थे और आपस में झगड़ते थे और केवल भाषण देते थे अच्छे अच्छे। अगर उन्होंने रक्त और लौह की उस समय नीति अपनाई होती तो उस समय की जो समस्याएं थी वो अवश्य ही समाप्त हो जाती थी। बिस्मार्क ने इस कारण पर्सा को शक्तिशाली राज्य बनाने की ठान ली और इसी कारण बिस्मार्क ने यह ठान लिया कि मैं पर्सा को एक शक्तिशाली राज्य बनाऊंगा। संसद के निचले सदन द्वारा सैन्य बजट अस्वीकार करने पर उस सदन से उसने पारित करवा दिया। संसद में सैन्य बजट भेजा तो संसद ने, जो निचला सदन था, उसने क्या कर दिया, उसको अस्वीकार कर दिया। तो बिस्मार्क ने क्या किया, उस सदन से उसको पारित करके पास करवा लिया। किसको? जो सैन्य बजट हैं वो निचले सदन में भेजा तो उसको अस्वीकार कर दिया। तो बिस्मार्क ने क्या किया, उस सदन में उसको भेजकर उसको पारित करवा लिया। पर्सा को एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए उसने
पारित करवा अपनी दृढ़ता का परिचय दिया। बिस्मार्क एक और तो ऑस्ट्रिया को सेना के दम पर जर्मन राज्यों से बाहर निकालना चाहता था, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का लाभ लेना चाहता था। कौन? बिस्मार्क है, क्या करना चाहता था? एक और तो जो ऑस्ट्रिया है उसको अपनी सीमाओं से, जर्मनी की सीमाओं से पूरा खदेड़ना चाहता था, और दूसरी ओर ये करना चाहता था कि जो मतलब और देश हैं जैसे इंग्लैंड हैं, रूस हैं और भी शक्तिशाली देश हैं, उनको अपना मित्र बना रहा था, ताकि हैं कि भविष्य में इसके साथ युद्ध हुआ तो ये सभी उनका साथ देंगे। ये कूटनीति के माध्यम से कर रहा था। इस दिशा में उसने अन्य देशों के साथ गुप्त संधियां तथा कूटनीति के प्रयास आरंभ कर दिए। किसने? अलग अलग देशों से वो गुप्त संधियां करने लगा और कूटनीति के प्रयास करने लगा बिस्मार्क। चलिए, संपूर्ण जर्मनी के एकीकरण की घटनाओं को 3 संधियों के मध्य हम विभाजित कर सकते हैं। वो 3 कौन कौन सी हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ। पहला था डेनमार्क से युद्ध और उसकी संधि हुई गैस्टाइन की संधि, और दूसरी प्राग की संधि, और तीसरी थी फ्रैंकफर्ट की संधि। ये 3 संधियाँ हुई, उसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे, लेकिन अब है सामान्य जानकारी यहाँ पर जान लेते, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और आगे इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। डेनमार्क का युद्ध हुआ, किसके साथ हुआ? ऑस्ट्रिया से युद्ध का आधार तैयार करवाने के लिए डेनमार्क से युद्ध हुआ। किसका? बिस्मार्क का, जर्मनी का, फरसा का। कब हुआ? 1864 ईस्वी में डेनमार्क से युद्ध हुआ। उसका उद्देश्य क्या था? कि ऑस्ट्रिया से युद्ध का आधार तैयार हो जाए। कैसे? वो भी मैं आगे बताऊंगा। ऑस्ट्रिया को वो कमज़ोर करना चाहता था। कौन? जो मतलब परसा हैं, बिस्मार्क हैं, वो ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से कमज़ोर करना चाहता था, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया हैं वो जर्मन संघ बनाया था, राइन संघ, उसमें भी वो सर्वेसर्वा था, उसका अध्यक्ष था और उसमें उसकी ज़्यादा चलती थी, ऑस्ट्रिया की ज़्यादा चलती थी। इसीलिए वो उसको पूरी तरह से कमज़ोर करने के लिए उससे युद्ध करना चाहता था, ताकि वो उसे हरा सके। और उसके बाद में संधि हुई थी 14 अगस्त 1865 ईस्वी में। उस संधि का नाम था गैस्टाइन की संधि। ये पहली हो गई, पहली थी गैस्टाइन की संधि। और डेनमार्क का युद्ध हुआ, डेनमार्क से युद्ध किया। और कब किया? 1864 में। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि ऑस्ट्रिया से युद्ध का आधार तैयार हो जाए। और डेनमार्क से युद्ध कैसे किया, उसको युद्ध कैसे छेड़ा उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। होल्स्टाइन और स्लेस्विंग को लेकर छेड़ा गया था, 2 रियासतें थी उसको। और दूसरा है ऑस्ट्रिया से युद्ध। अब आधार तैयार हो गया तो अब डायरेक्ट युद्ध। कब हुआ ये? 1867 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया के साथ परसा का युद्ध हुआ, जर्मनी का युद्ध हुआ। सेडोवा का युद्ध जो 1867 ईस्वी में हुआ, किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ सेडोवा का युद्ध हुआ। उसका उद्देश्य था जर्मन परिसंघ से ऑस्ट्रिया का निष्कासन करना। जो राइन संघ था, परिसंघ था, उससे है जो ऑस्ट्रिया उसमें था, उसमें सर्वेसर्वा था, उससे उसको निकालना इस युद्ध का उद्देश्य था। सेडोवा के युद्ध का ये उद्देश्य था। और उसके बाद में संधि हुई, प्राग की संधि, जो हुई 23 अगस्त 1867 ईस्वी में। संधि हुई प्राग की संधि, 23 अगस्त 1867 ईस्वी में संधि हुई। तो ये दूसरा हो गया ऑस्ट्रिया से युद्ध। सेडोवा का युद्ध हुआ 1867 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था कि जर्मन परिसंघ से ऑस्ट्रिया का निष्कासन करना। और उसके बाद में प्राग की संधि होती है 23 अगस्त 1867 ईस्वी में, प्राग की संधि होती है। और तीसरा युद्ध कौन सा था? फ्रांस से युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस से युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम है सेडोन का युद्ध। और इस युद्ध का क्या उद्देश्य था? दक्षिणी जर्मन राज्यों को उत्तरी जर्मन संघ से मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूर्ण करना। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए जो दक्षिणी जर्मन राज्य थे उनको उत्तरी जर्मन राज्य में मिलाकर जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण करना, इस युद्ध का उद्देश्य था। सेडोन के युद्ध का ये उद्देश्य था। सेडोन का युद्ध कब हुआ? 1870 में। और मैं यहाँ पर पूछूं कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ, तो वो हुआ था 1867 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ था। और वो किसके साथ हुआ था? ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था। 1867 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ और 1870 ईस्वी में
फ्रांस के साथ सेडोन का युद्ध हुआ। उसका उद्देश्य था कि जो दक्षिणी जर्मन के राज्य हैं उनको उत्तरी जर्मन के राज्यों के साथ मिलाकर जो जर्मनी का एकीकरण है उसको पूर्ण करना। और उसके बाद में संधि होती है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि होती है 26 फरवरी 1861 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। तो अब उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं, उनके बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं। गैस्टाइन की संधि हुई उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, गैस्टाइन की संधि वो कब हुई थी? 14 अगस्त 1865 ईस्वी में हुई थी। और युद्ध कौन सा हुआ था? युद्ध हुआ था किसके साथ? डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ था। परसा का जर्मनी का युद्ध हुआ था। डेनमार्क के साथ 1864 ईस्वी में युद्ध हुआ था। उसके बाद में गैस्टाइन की संधि हुई 14 अगस्त 1865 ईस्वी में संधि हुई। और युद्ध है जो वो किसको लेकर युद्ध हुआ? जो दो रियासतें थी, जो किसकी थी? परसा की दो रियासतें थी। हॉलस्टाइन यानी जर्मनी, जो जर्मनी रियासत थी, जर्मनी और परसा हैं वो उस समय एक ही थी। और उसकी दो रियासतें थी हॉलस्टाइन और श्लेस्विंग। उस पर हैं डेनमार्क ने अधिकार कर लिया। इन दोनों पर डेनमार्क ने अधिकार कर लिया। हालांकि उस पर एक लंदन संधि हुई थी। उसके अनुसार 1852 में एक लंदन संधि हुई थी। उसके अनुसार उस हॉलस्टाइन और स्लेस्विंग की जो दो रियासतें हैं उस पर कोई अधिकार नहीं करेगा। ये समझौता हुआ था कि जो डेनमार्क हैं वो जिंदगी भर इस पर अधिकार नहीं करेगा। तो इसी के विरोध में उनसे युद्ध किया गया। और यहाँ पर इसकी जर्मनी की कूटनीतिक देखो, इस बिस्मार्क की कूटनीतिक देखो, उसने ऑस्ट्रिया को अपने साथ लिया इसके युद्ध करवाने के लिए। डेनमार्क से युद्ध लड़ने के लिए ऑस्ट्रिया को अपने साथ लिया। और फिर जो एक वादा किया कि हॉलस्टाइन और जो स्लेस्विंग हैं इन दोनों में से मैं एक आपको रियासत दे दूंगा। और बाद में क्या होता है, हॉलस्टाइन रियासत है उसको ऑस्ट्रिया को दे देता है बिस्मार्क। और हॉलस्टाइन में क्या है, जर्मन लोग बहुत थे जो जर्मनी के एकीकरण के समर्थक थे। ये उसने इसीलिए दिया, हॉलस्टाइन रियासत ऑस्ट्रिया को इसीलिए दिया कि भविष्य में उसे वापस ले सके, क्योंकि वहाँ पर जर्मन लोग अपने ही लोग हैं, वो वहाँ पर आंदोलन करेंगे और ताकि हम भविष्य में इसको वापस ले लेंगे। तो बिस्मार्क ने ऐसा ही किया, भविष्य में इसको वापस ले लिया। उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। मान लो अब तक गैस्टाइन संधि के बारे में आपने कुछ नहीं जाना, तो अब स्टार्ट करते हैं। जर्मनी संघ की दो रियासतें स्लेस्विंग और हॉलस्टाइन पर डेनमार्क का अधिकार था। हॉलस्टाइन का अधिकांश जनसंख्या जर्मन थी। हॉलस्टाइन में ज़्यादातर जनसंख्या है वो जर्मन की थी। साथ ही जर्मन संघ का सदस्य भी था। जो हॉलस्टाइन है वो जर्मन संघ का सदस्य भी था। दूसरी ओर स्लेस्विंग में जर्मन बहुमत में तो थे, मगर डेन लोग भी वहाँ पर रहते थे। डेन लोग जर्मनी के एकीकरण के विरोधी थे। और जो मतलब स्लेस्विंग थी उसमें जर्मन लोग बहुत कम थे। और ऐसे नहीं है कि वहाँ पर जर्मन लोग थे नहीं थे, लेकिन सभी जातियों के लोग काफ़ी रहते थे। लेकिन हॉलस्टाइन में अधिकतर हैं वो जर्मन लोग बहुत सारे थे। और जो वहाँ पर जो स्लेस्विंग थे, जो उसमें डेन लोग हैं वो ज़्यादातर थे, वो उसके जर्मनी के एकीकरण के विरोधी थे। 1852 की लंदन की संधि में डेनमार्क ने इन दोनों रियासतों को कभी भी अपने अंदर विलय नहीं करने की बात को स्वीकार कर ली थी। 1852 में लंदन संधि हुई थी। उसके तहत जो डेनमार्क है उसने कहा था कि जो ये दोनों रियासतें हैं हॉलस्टाइन और स्लेस्विंग, उसको मैं अपने अंदर कभी भी विलय नहीं करूंगा, अपने साम्राज्य के अंदर कभी भी विलय नहीं करूंगा, ये बात कही थी। लेकिन 1863 ईस्वी में क्या हुआ, डेनमार्क का शासक फ्रेडरिक ने इन दोनों रियासतों पर लंदन संधि के विरुद्ध अधिकार कर लिया। जो 1852 की संधि थी उसको तोड़ दिया गया 1863 ईस्वी में। उस समय उसका डेनमार्क का शासक था फ्रेडरिक। उसने इन दोनों रियासतों को अपने अंदर मिला लिया लंदन संधि के विरुद्ध में। इस प्रश्न पर प्रथम बार बिस्मार्क को राजनीतिक योग्यता और कूटनीतिक कुशलता दिखाने का अवसर मिला। और इसी अवसर का किसने लाभ उठाया? यह उसका पहला अवसर था बिस्मार्क का कि ऐसे ही अपनी कूटनीतिक और राजनीतिक योग्यता दिखाने का उसको अवसर मिला। बिस्मार्क इस अवसर का लाभ उठा ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर करके इसके नेतृत्व में जर्मन संघ को समाप्त करना चाहता था। और इसी अवसर का लाभ उठाकर
जो जर्मनी है वो ये चाहता था कि मैं ऑस्ट्रिया को अपने राज्य से बाहर खदेड़कर एक हमारे जर्मन संघ को स्थापित करना चाहता था बिस्मार्क कि ऑस्ट्रिया को अपनी सीमाओं से बाहर खदेड़कर एक जर्मन संघ का निर्माण करूंगा। इस अवसर को देखकर बिस्मार्क के इस प्रयास से इन दोनों रियासतों को लेकर जनवरी 1864 ईस्वी में पर्सा व ऑस्ट्रिया में समझौता हुआ। यानी जर्मनी और ऑस्ट्रिया, यानी पर्सा या ऑस्ट्रिया, पर्सा को या जर्मनी को एक ही बात है। उन दोनों के मध्य 1864 में एक समझौता हुआ। किन के मध्य? पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य समझौता हुआ 1864 ईस्वी में। किसको लेकर? ये दो रियासतें जिस पर डेनमार्क ने अधिकार कर लिया था, स्लेस्विंग और हॉलस्टाइन पर डेनमार्क ने अधिकार कर लिया था। इसी को लेकर जो पर्सा और ऑस्ट्रिया था उसमें 1864 ईस्वी में एक समझौता हुआ जिसमें दोनों रियासतों पर डेनमार्क के अधिकार को अस्वीकार कर उसे अंतिम चेतावनी देने का निश्चय किया। और इस समझौते में ये कहा गया, उसको डेनमार्क को अंतिम चेतावनी दी कि इस दोनों रियासतों को छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। फिर उसके साथ युद्ध होता है। ये मैत्री बिस्मार्क की विजय थी। इसमें उसने ऑस्ट्रिया को साथ में तो ले लिया, लेकिन दोनों रियासतों का भविष्य पारस्परिक समझौते द्वारा तय करने का निश्चय किया। किसने? बिस्मार्क ने। यहीं से उसकी कूटनीति की हमें बहुत ही जानकारी मिलती है। कितना कूटनीतिक था उसके बारे में जानकारी मिलती है कि जो जर्मन लोग हैं, अपने ही लोग हैं, उनको तो उसको दे दो, ये तो फिर बाद में ही आ जाएंगे, लेकिन जो हमारे विरोधी हैं इस एकीकरण के, पहले उसको मिलाओ, फिर वो समझौता होगा, तभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फरवरी 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पर्सा की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को हरा दिया। और फरवरी 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पर्सा ने क्या कर दिया? डेनमार्क को हरा दिया। इंग्लैंड डेनमार्क की सहायता के लिए आगे नहीं आया, जिसका डेनमार्क को भरोसा था। डेनमार्क को ये भरोसा था कि इंग्लैंड है वो हमारी सहायता करेगा, लेकिन ये भरोसा भी उसका पूरा नहीं हुआ, अधूरा हुआ। गैस्टाइन नामक स्थान पर 14 अगस्त 1865 ईस्वी को विलियम प्रथम और ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ में समझौता हुआ। समझौते की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। और क्या हुआ? गैस्टाइन नामक स्थान पर 14 अगस्त 1865 ईस्वी को विलियम प्रथम और ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के मध्य एक समझौता हुआ। और उस समझौते की प्रमुख शर्तें ये थी। इस समझौते में होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को और स्लेस्विंग पर्सा को मिला। लावेनबर्ग की डस्सी के एवज में ऑस्ट्रिया ने रुपये लेना स्वीकार कर लिया। लावजबुर्ग की डस्सी के एवज में ऑस्ट्रिया ने रुपये लेना स्वीकार कर लिया। किल नमक बंदरगाह पर जो सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था, किलेबंदी करने का अधिकार पर्सा को मिला। जो किल नमक बंदरगाह था वो सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था, इसीलिए उसको किलेबंदी करने का अधिकार है वो पर्सा ने ले लिया और कर लिया उसको अधिकार करने का अधिकार। इस प्रकार इस समझौते में जर्मन परिसंघ को अलग होने का रास्ता दिखा दिया। चलिए दूसरा समझौता जानते हैं। तो ये उसके संधि की, जो गैस्टाइन की संधि हुई थी, उसकी प्रमुख शर्तें थी। ये देख सकते हैं आप। ये समझौता ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल और बिस्मार्क की बड़ी कूटनीतिक विजय थी। और ये जो समझौता हुआ इसमें राजनीतिक भूल किसकी थी? ऑस्ट्रिया की। और इसमें बिस्मार्क की राजनीतिक जीत बहुत ही बड़ी थी। होल्स्टाइन यद्यपि ऑस्ट्रिया को मिला, लेकिन इसकी अधिकांश जनसंख्या जर्मन थी। वह जर्मन राज्यों के अधिक नज़दीक था। कौन? जो होल्स्टाइन थी वो जर्मन राज्यों के अत्यधिक नज़दीक थी। वहाँ पर विद्रोह की भावना भड़काने के अधिक अवसर थे। बिस्मार्क का कहना था कि गैस्टाइन मात्र कागज द्वारा दरार ढकने जैसा दिखाई देता है। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ होल्स्टाइन के आगामी प्रश्न पर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। और इसी होल्स्टाइन को लेकर उसने
जो युद्ध की आधार भूमि है, पृष्ठभूमि है, वो अपने ही अपने अंदर ही अंदर तैयार कर ली थी। इसका ऑस्ट्रिया को कोई पता नहीं था हॉलस्टाइन के प्रश्न को लेकर। और हॉलस्टाइन है उसमें अधिकांश क्या थी, जर्मन लोग रहते थे, उसके अपने ही लोग रहते थे। किसके, जो बिस्मार्क था उसके अपने ही जाने पहचाने लोग रहते थे, अपने ही भाई लोग रहते थे। उनको वो बिस्मार्क है वो सपोर्ट करता था, अंदर ही अंदर पैसा दे रहा था और उसको विद्रोह करवाता था ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, अपने देश के विरुद्ध, जिसे है वो उसका लाभ उठा सके। ये उस समय का मैप है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं जर्मन संघ है, बावारिया है, ये हनोवर प्रांत है, और ये देख सकते हैं स्लेस्विंग और हॉलस्टाइन है। यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट में एरो करके बता दो, ये 1 मिनट, ये स्लेस्विंग और हॉलस्टाइन है, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्राग की संधि के बारे में जानते हैं। प्राग की संधि, बिस्मार्क जानता था और चाहता था कि गैस्टाइन समझौता ही ऑस्ट्रिया से युद्ध का आधार बनेगा। गैस्टाइन का जो समझौता है वो ही ऑस्ट्रिया से युद्ध का आधार बनेगा। गैस्टाइन समझौता में क्या हुआ, जो हॉलस्टाइन जिसमें अधिकतर जर्मन लोग थे, उस हॉलस्टाइन रियासत को उसने पर ऑस्ट्रिया को दे दिया। किसने, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को दे दिया, जिसमें जर्मन लोग बहुत सारे थे। यही हॉलस्टाइन उसको युद्ध का आधार बनी, ऑस्ट्रिया से युद्ध का आधार बनी। यही गैस्टाइन समझौता था जिसमें हॉलस्टाइन को उसको दिया था। यही हॉलस्टाइन रियासत आखिर में युद्ध का आधार बनी। इसीलिए उसने कूटनीति का परिचय देते हुए हॉलस्टाइन रियासत ऑस्ट्रिया को दे दी थी। बिस्मार्क एक और तो युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी थी। कूटनीति के माध्यम से ऑस्ट्रिया के को यूरोपीय राष्ट्रों से सहायता नहीं मिले, इस योजना को अमल लाने के प्रयास में प्रारंभ कर दिए। और एक और तो वो युद्ध की तैयारी कर रहा था, और दूसरी ओर ये काम में जुटा हुआ था बिस्मार्क कि ऑस्ट्रिया को दूसरे देशों से कोई है वो सहायता नहीं मिले, इसके लिए वो दूसरे देशों से गुप्त संधियां वगैरह करता था और उसके उस प्रयास को सफल बनाने में जुटा था कि ऑस्ट्रिया को दूसरे देशों से कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता न मिले। और दूसरी ओर वो एक सेना का युद्ध की तैयारी कर रहा था, सेना का गठन कर रहा था। इस योजना, हाँ ये हो गया है। इस कार्य में उसे अंतर्राष्ट्रीय अनुकूल वातावरण भी मिला, और उस जो ये कार्य कर रहा था उसमें अंतर्राष्ट्रीय अनुकूल उसके अनुसार है परिस्थितियां भी बनने लगी, साथ भी आने लगा दूसरे देशों का। इंग्लैंड यूरोपीय राष्ट्रों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति पर चल रहा था। उस समय इंग्लैंड है वो अपने अलग ही अपना विकास कर रहा था, दूसरे देशों के जो मतलब कार्य है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। मतलब दूसरे देशों के साथ जो युद्ध हो रहा था उसमें भाग नहीं लेने की ये इच्छा रखता था उसमें इंग्लैंड। तो इंग्लैंड तो बात ही खत्म, उसको तो पूछने की बात नहीं। इसीलिए ऑस्ट्रिया को उससे सहायता मिलने की आशा नहीं थी। दूसरी ओर पोलैंड के विद्रोह में रूस की मदद कर बिस्मार्क ने जर्मनी के पक्ष में रूस की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। और दूसरी ओर क्या कर लिया था बिस्मार्क ने, जो पोलैंड का विद्रोह हो रहा था उसमें क्या कर दिया, रूस की मदद की बिस्मार्क ने, और उस पोलैंड के विद्रोह को दबाने में रूस की मदद की, जिससे है रूस की उसने सहानुभूति प्राप्त कर ली थी और रूस भी उसके पक्ष में आ गया था, बिस्मार्क के पक्ष में। इंग्लैंड तो हस्तक्षेप करेगा नहीं, अब रूस भी उसके पक्ष में आ गया है। किसके पक्ष में, बिस्मार्क के पक्ष में रूस आ गया है। 1865 में ईस्वी में बियारिट्ज में हुई बिस्मार्क एवं नेपोलियन तृतीय की मुलाकात। फ्रांस के तटस्थ होने का वादा बिस्मार्क ने ले लिया था। और बिस्मार्क कौन सा, अरे नेपोलियन कौन सा, नेपोलियन तृतीय, बोनापार्ट नहीं, तृतीय, ये दूसरा नेपोलियन है। उसके बाद में भी बहुत सारे नेपोलियन हुए, नेपोलियन प्रथम, नेपोलियन द्वितीय, नेपोलियन तृतीय, ये नेपोलियन तृतीय था, नेपोलियन बोनापार्ट नहीं। और इन दोनों के मध्य
बियारिट्ज की संधि हुई। किसके? नेपोलियन तृतीय और जो बिस्मार्क था उन दोनों के मध्य 1865 में बियारिट्ज की संधि हुई। और उस संधि में नेपोलियन तृतीय ने यह वादा किया कि जो ये दोनों आप दोनों का युद्ध होगा ऑस्ट्रिया और आपका, तो उसमें मैं वो अलग ही रहूँगा, किनारे ही रहूँगा। उसके बदले राइन प्रदेश के कुछ भाग फ्रांस को दिए जाने का उसने निर्णय किया। किसने? बिस्मार्क ने कहा कि इसके बदले आपको राइन संघ के जो कुछ प्रदेश हैं उसको आपको दे दिए जाएंगे। हालांकि वास्तव में उसको देते नहीं हैं, फिर उसके युद्ध होता है। उधर इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया भी बाधक बन रहा था। दुश्मन का दुश्मन मित्र की नीति पर काम करते हुए 1867 ईस्वी में पर्सा और सार्डिनिया में समझौता हुआ। और जो उधर इटली था वो उसकी सहायता नहीं कर रहा था। क्यों? बल्कि जो ऑस्ट्रिया है वो इटली में बाधा बन रहा था। तो इटली क्यों कहेगा? इटली का दुश्मन है और दुश्मन का साथ क्यों देगा? वो दुश्मन का साथ दुश्मन नहीं देगा। तो इटली की छोड़ो बात, इटली भी तटस्थ, फ्रांस भी तटस्थ, और रूस उसके साथ, इंग्लैंड तटस्थ, और सार्डिनिया है, उन दोनों के मध्य समझौता होता है। किसके? पर्सा और सार्डिनिया दोनों के मध्य समझौता होता है। कब? 1867 ईस्वी में पर्सा और सार्डिनिया के मध्य समझौता होता है। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ने पर पर्सा सार्डिनिया को वेनेशिया दिलवा देगा, ऐसा वचन दिया गया। और सार्डिनिया को वचन दिया। 1867 ईस्वी में पर्सा और सार्डिनिया के बीच में एक संधि हुई। उसमें सार्डिनिया को पर्सा ने वचन दिया कि आप हमारा युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध छेड़ाओ, मैं तुझे वेनेशिया दे दूंगा। वेनेशिया है वो दे दूंगा, वेनेशिया नामक स्थान है वो मैं आपको दे दूंगा सार्डिनिया को। आप केवल ऑस्ट्रिया से युद्ध छेड़ाओ, आग लगाओ, केवल आग की तुली दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, यानी वेनेशिया दे दूंगा। किसको? सार्डिनिया को। ये कहा 1867 की संधि के दौरान ये समझौता हुआ सार्डिनिया के साथ। एक और हॉलस्टाइन की जर्मन जनता ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर रही थी। एक और तो क्या, जो बिस्मार्क अंदर ही अंदर जो हॉलस्टाइन की जनता थी उसको प्रेरित करता था, उसको सपोर्ट करता था, उसको धन देता था, जिससे है वहाँ की जो हॉलस्टाइन की जनता है वो अंदर ही अंदर विद्रोह कर रही थी। और दूसरी ओर बिस्मार्क गुप्त रूप से समर्थन दे रहा था। किसको? जो हॉलस्टाइन की जनता उसको विरोध कर रही थी उसको। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया हॉलस्टाइन में ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया हॉलस्टाइन में ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। इसी मुद्दे पर ऑस्ट्रिया व पर्सा में 3 जुलाई 1867 ईस्वी को सेडोवा या कोनिग्राज में निर्णायक युद्ध हुआ। आपको ये भी पूछ सकता है सेडोवा का युद्ध कब हुआ या फिर कोनिग्राज का युद्ध कब हुआ। कोनिग्राज भी पूछ सकता है, ये कभी कभी पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद रखना, छोटे छोटे बिंदुओं को भी याद रखना। किस मुद्दे को लेकर हुआ? वैसे ही खटखट तो चली आ रही थी, लेकिन क्या हुआ? दूसरी ओर ऑस्ट्रिया हॉलस्टाइन में ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। इसी मुद्दे पर ऑस्ट्रिया व पर्सा के मध्य 3 जुलाई 1867 ईस्वी को सेडोवा या कोनिग्राज में निर्णायक युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। पर्सा ने ऑस्ट्रिया जैसे देश को 7 सप्ताह में ही समाप्त कर दिया। और इतने बड़े ऑस्ट्रिया को केवल 7 दिनों में पर्सा ने उसको हरा दिया। केवल और केवल 7 दिनों में ऑस्ट्रिया को उस पर्सा ने हरा दिया। पर्सा सम्राट विलियम प्रथम तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर अधिकार करना चाहता था। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। तो पर्सा का सम्राट था जो विलियम प्रथम, वो उस वियना पर अपना अधिकार करना चाहता था। लेकिन उस समय बिस्मार्क ने मना किया। बिस्मार्क जानता था कि ये युद्ध में हारे हैं, बल्कि मन से नहीं हारे हैं, फिर से युद्ध कर सकते हैं, इसीलिए उस बिस्मार्क ने मना किया।
बिस्मार्क जानता था कि ऑस्ट्रिया युद्ध में पराजित जरूर हुआ है, लेकिन शक्तिहीन नहीं हुआ है। वो आगे चलकर और भी उस हार का बदला ले सकता है, जरूर लेता। इसीलिए बिस्मार्क ने कहा था कि युद्ध का निर्णय हो गया है, अब ऑस्ट्रिया हमारा मित्र है। दोनों के मध्य 23 अगस्त 1867 ईस्वी को प्राग की संधि हुई। इन दोनों के मध्य प्राग की संधि होती है 23 अगस्त 1867 ईस्वी को। दोनों के मध्य संधि होती है। किसके मध्य? ऑस्ट्रिया और पर्सा के मध्य संधि होती है। एक मिनट, सॉरी दोस्त, हाँ, 23 अगस्त 1867 ईस्वी को प्राग की संधि हुई। किन किन के मध्य? ऑस्ट्रिया और पर्सा के मध्य प्राग की संधि हुई 23 अगस्त 1867 ईस्वी में, जिसमें यह निर्णय लिया गया, जर्मन परिसंघ को समाप्त कर दिया गया। और इस संधि के दौरान, किस संधि? प्राग की संधि के दौरान जो जर्मन परिसंघ था उसको समाप्त कर दिया गया। हनोबर्ग, स्लेस्विंग, यहाँ थोड़ा हो गया ब्लेस्विंग है, लेकिन इसका सही अर्थ है स्लेस्विंग, होल्स्टीन इत्यादि रियासतें पर्सा में शामिल हो गई। जो होल्स्टाइन थी, जो ऑस्ट्रिया के पास थी, वो भी है पर्सा में शामिल हो गई। पर्सा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मनी परिसंघ बनाया गया और पर्सा के ही नेतृत्व में उत्तरी जर्मनी परिसंघ है वो बनाया गया। उसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया। उस जो पहले वाले जर्मन परिसंघ था उसको समाप्त कर दिया और उसमें से ऑस्ट्रिया को बाहर निकाल दिया और उसके बाद में नया बनाया। पर्सा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मनी परिसंघ बनाया गया। उसको ऑस्ट्रिया में शामिल नहीं किया गया। उसमें ऑस्ट्रिया को है वो शामिल नहीं किया गया। हालांकि पहले में था जर्मन परिसंघ में ऑस्ट्रिया भी शामिल था, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया प्राग की संधि के दौरान। और उसके बाद में पर्सा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मनी परिसंघ का निर्माण किया गया। उसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया जाता है। और हनोबर्ग है, स्लेस्विंग है, होल्स्टाइन है, इत्यादि जो रियासतें थी उसको है पर्सा में शामिल हो गई हैं वो। और इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? चेडोवा या कानेग्रीज का युद्ध है, उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानते हैं। इस युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव फ्रांस पर पड़ा। ये कूटनीतिक मंच पर ऑस्ट्रिया की नहीं, फ्रांस की हार थी। यूरोपीय रंगमंच पर नेपोलियन तृतीय के प्रभाव क्षेत्र में कमी आई। जो नेपोलियन तृतीय था उसका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस युद्ध के बाद में नेपोलियन तृतीय की जो यूरोपीय रंगमंच में जो एक पहचान थी उसमें अब कमी आई, क्योंकि बिस्मार्क उभर गया, जर्मनी उभर गया। इसी कारण ये मैप भी देख सकते हैं। ये हनोवर प्रांत हैं, ये होल्स्टाइन और ये डेनमार्क हैं। आप ऊपर ही देख सकते हैं, इसके साथ युद्ध हुआ था। ये डेनमार्क है और ये है बेल्जियम। तो चलिए, हाँ, इस युद्ध में ऑस्ट्रिया के प्रति सम्मान में कमी कर दी। और यह युद्ध था, उसने ऑस्ट्रिया के प्रति सम्मान में कमी कर दी, क्योंकि इतना बड़ा देश था, उसको केवल 7 दिनों में ही हरा दिया बिस्मार्क ने और इतनी बुरी तरह परास्त किया। बिस्मार्क की तलवार की नीति यूरोपीय राष्ट्रों के समक्ष भय के रूप में सामने आई। परिणाम स्वरूप उदारवाद को धक्का लगा। इस युद्ध का ये प्रभाव था। और तीसरी महत्वपूर्ण संधि थी फ्रैंको प्रूशियन युद्ध और फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंको प्रूशियन युद्ध और संधि होती हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। तो इसलिए फ्रैंकफर्ट की संधि जान लेते हैं। सेडोवा के युद्ध के समय फ्रांस तटस्थ रहने पर भी राइन नदी तक का क्षेत्र जर्मनी से प्राप्त करने में असफल रहा। और जो सेडोवा का युद्ध हुआ था उससे पहले नेपोलियन तृतीय के साथ 1865 ईस्वी में जो बियारिट्ज की संधि हुई थी नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क के साथ, उस संधि में ये कहा गया था, फ्रांस ने ये कहा था कि मैं इस सेडोवा के युद्ध में तटस्थ रहूँगा। और जो बिस्मार्क था उसने उसको राइन संघ है उसका कुछ प्रदेश देने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद उसको नहीं दिया गया। फ्रांस को नेपोलियन तृतीय को जो क्षेत्र मिलने थे वो नहीं दिए गए। उसी को लेकर फ्रांस
और बिस्मार्क या पर्सा या जर्मनी के साथ युद्ध होता है। उस युद्ध को कहते हैं, उस युद्ध का नाम है सेडोन का युद्ध। फ्रांस और जो पर्सा के बीच में युद्ध होता है उस युद्ध का क्या नाम है? सेडोवा का युद्ध। उसके बारे में आप जानते हैं। सेडोवा के युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहने पर भी राइन नदी तक का क्षेत्र जर्मनी से प्राप्त करने में असफल रहा। इससे फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। पहले यूरोपीय राजनीति का केंद्र फ्रांस था और जो ये प्राग की संधि हुई उससे पहले यूरोपीय जो रंगमंच पर जो राजनीति का केंद्र था वो कौन था? फ्रांस था। लेकिन अब कौन हुआ था? अब जर्मनी हो चुका था। उधर नेपोलियन तृतीय की देश में साख गिरती जा रही थी, देश में है वो पहचान गिरती जा रही थी अपने देश में। नेपोलियन तृतीय ने हॉलैंड से लग्जमबर्ग खरीदने का प्रस्ताव रखा था और नेपोलियन तृतीय था, उसने हॉलैंड से लग्जमबर्ग खरीदने का प्रस्ताव रखा था। जर्मनी के राष्ट्रवादियों, समाचार पत्रों एवं राजनीतिज्ञों ने इसका तीव्र विरोध किया। इस विरोध के चलते हॉलैंड ने लग्जमबर्ग फ्रांस को देने से इनकार कर दिया और नेपोलियन तृतीय ने हॉलैंड से लग्जमबर्ग खरीदने का प्रस्ताव रखा। लेकिन जर्मन के राष्ट्रवादी पत्रिकाओं और जो राजनीतिज्ञ थे उसने इसका तीव्र विरोध किया। इसी कारण हॉलैंड ने इससे मना कर दिया कि मैं क्या करूँगा, मैं उसको लग्जमबर्ग नहीं दूंगा, मैं फ्रांस को लग्जमबर्ग नहीं दूंगा। दूसरा तनावपूर्ण प्रश्न स्पेन की राजगद्दी को लेकर हुआ। जो स्पेन की राजगद्दी थी उसको लेकर दूसरा महत्वपूर्ण तनाव उत्पन्न हुआ। स्पेन की गद्दी पर पर्सा के शासक संबंधी राजकुमार लियोपोल्ड को बैठाने का आमंत्रण मिला। जो स्पेन की गद्दी थी उस पर जो पर्सा के शासक हैं उसके संबंधी लियोपोल्ड था, उसको बैठाने का आमंत्रण मिला। इससे पर्सा की प्रतिष्ठा व अधिकार में वृद्धि होना स्वाभाविक था। दूसरी ओर फ्रांस में इस निर्णय का विरोध हुआ। फ्रांस नहीं चाहता था कि पर्सा की शक्ति और जो समृद्धि है, प्रतिष्ठा है वो बढ़े। इसी के कारण उसका वहाँ पर तीव्र विरोध हो रहा था। लियोपोल्ड को स्पेन की गद्दी मिलने से पर्सा की शक्ति बढ़ना तथा फ्रांस की सुरक्षा को लेकर भयंकर खतरा दिखाई दे रहा था। फ्रांस के राजदूत ने एम्स नामक स्थान पर सम्राट विलियम प्रथम से मिलकर लियोपोल्ड को स्पेन के सिंहासन पर नहीं बैठाने के लिए मना लिया। और जो इस फ्रांस का राजदूत था, कहाँ पर? पर्सा में फ्रांस का राजदूत था, उसने एम्स नामक स्थान पर पर्सा के शासक विलियम प्रथम के साथ भेंट करके उनसे ये वचन लिया कि भविष्य में जो स्पेन की राजगद्दी है उस पर लियोपोल्ड को स्पेन की सिंहासन पर नहीं बैठाने के लिए उसने मना लिया। किसने? जो स्पेन का फ्रांस का राजदूत था, उसने स्पेन की गद्दी को लेकर जो लियोपोल्ड हैं वो स्पेन की राजगद्दी पर न बैठे, इसी को लेकर फ्रांस के जो पर्सा के जो शासक थे उसके साथ उसने वार्ता की और उसको मना लिया कि स्पेन की गद्दी पर जो लियोपोल्ड है उसको नहीं बैठाना चाहिए। फ्रांसीसी राजदूत ने सम्राट विलियम से भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए वचन मांगा। इस बातचीत का लिखित विवरण तार द्वारा बिस्मार्क को मिल गया और इसका है एक लिखित विवरण था वो बिस्मार्क के पास मिल गया, बिस्मार्क के पास आ पहुंचा। बिस्मार्क ने कूटनीति का परिचय देते हुए उस पत्र को प्रकाशित करवा दिया, समाचार पत्रों में उसको प्रकाशित करवा दिया ताकि लोगों को पता चले कि फ्रांस में क्या है, फ्रांस कैसा है। उसका वही प्रभाव हुआ जो वह चाहता था। फ्रांस व पर्सा ने दोनों ने इस पत्र को अपने अपने अनुसार संयम का अपमान माना। दोनों देशों ने अपने अपने अनुसार संयम का अपमान माना और इसी को लेकर 15 जुलाई 1870 ईस्वी को दोनों देशों के मध्य युद्ध छिड़ता है। युद्ध प्रारंभ होता है, सेडोन का युद्ध। 15 जुलाई 1870 को फ्रांस व पर्सा के मध्य सेडोन का युद्ध हुआ। निर्णायक युद्ध सेडोन में 1 सितंबर 1870 को हुआ। ठीक है, सेडोवा का युद्ध प्रारंभ होता है। इसमें
पर्सा का सेनापति बालमोल्टके ने फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। और जो सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में, उसमें क्या हुआ, जो पर्सा का सेनापति था, उसका नाम था बालमोल्टके। उसने जो फ्रांस की सेना थी उसको पराजित करवा दिया, फ्रांस की सेना को पराजित कर दिया। पर्सा की सेनापति वान मोल्टके ने उसको पराजित कर दिया, फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया वान मोल्टके ने, पर्सा का जो सेनापति था। नेपोलियन तृतीय ने सव्यम 83,000 सेना सहित आत्मसमर्पण कर दिया। 28 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय के महल में जर्मनी सम्राट विलियम का राज्याभिषेक किया गया। किसका? जर्मनी का सम्राट था, उसका राज्याभिषेक किया गया। कब? 28 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय के महल में जो जर्मनी का जो शासक था, उसका नाम था सम्राट विलियम, उसका राज्याभिषेक किया गया 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वर्साय के महल में। 26 फरवरी 1861 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की दोनों देशों के मध्य संधि हुई और उसका परिणाम क्या निकला, उस संधि के द्वारा क्या परिणाम निकले उसके बारे में जानते हैं। इस संधि ने जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर पर्सा के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया। जो जर्मनी का एकीकरण था उसको सफल बनाया और पर्सा के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया। युद्ध पश्चात संधि में फ्रांस को अल्सास लॉरेन जैसे औद्योगिक प्रदेश जर्मनी को देने पड़े। फ्रांस के अल्सास लॉरेन जैसे समृद्ध प्रदेश जर्मनी को मिलने से वहाँ के भविष्य में तेजी से औद्योगिक प्रगति हुई। और युद्ध के पश्चात जो संधि हुई उसमें जो फ्रांस के साथ अल्सास तथा लॉरेन जैसे औद्योगिक प्रदेश थे वो जर्मनी को देने पड़े। कौन कौन से? अल्सास और लॉरेन, ये औद्योगिक जो प्रदेश थे वो जर्मनी को देने पड़े। फ्रांस के अल्सास लॉरेन जैसे समृद्ध प्रदेश जर्मनी को मिलने से वहाँ पर भविष्य में तेजी आई, क्योंकि वहाँ पर इन दोनों प्रदेशों से इतना कोयला वगैरह निकलता था जिससे जो उद्योग का कार्य है वो आसानी से होने लगा और बहुत ज़्यादा जर्मनी में होने लगा, जिसके कारण इंग्लैंड व जर्मनी में उपनिवेशों को लेकर होड़ बनी होगी। होड़ है वो शुरू हो गई इन दोनों के मध्य, जर्मनी और इंग्लैंड के मध्य, क्योंकि इससे बहुत सारा उनके पास खनिज आ गया जिससे तेल निकाला जा सकता है, कोयला निकाला जा सकता है, जिससे हमें वो औद्योगिक क्रांति हुई, प्रगति हुई जर्मनी में। संधि में हुई फ्रांस के अपमान ने प्रथम विश्व युद्ध की नींव रख दी। हाँ, इस युद्ध के बाद फ्रांस का जो अपमान हुआ उसने प्रथम विश्व युद्ध की नींव रख दी। हेजन के अनुसार 1871 ईस्वी के पश्चात फ्रैंकफर्ट संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गया। बिस्मार्क ने जिन गुप्त संधियों की शुरुआत जर्मनी के एकीकरण के लिए की, वहीं अब यूरोप की राजनीति को बदलने जा रही थी। बिस्मार्क के रक्त लोहो की नीति ने उदारवाद पर घातक प्रहार किया। बिस्मार्क ने कुशल राजनीतिज्ञ व कूटनीति के पंडित के रूप में विश्व को अपनी पहचान दी। फ्रांस पर 20 करोड़ पाउंड युद्ध का हर्जाना थोपा गया। यह भी तय हुआ कि जब तक हर्जाने की राशि नई चुका दी जाती हैं, जर्मन सैनिक उत्तरी फ्रांस में बने रहेंगे। यह फ्रांस का अपमान था कि जब तक ये राशि नहीं दी जाती है, 20 करोड़ पाउंड हर्जाना नहीं दिया जाता है, तब तक हैं जो जर्मन सैनिक हैं वो उत्तरी फ्रांस में हैं बने रहेंगे। इस युद्ध के कारण रोम पर इटली का अधिकार हो गया। रोम है उस पर इटली का अधिकार हो गया। जर्मनी के साथ इटली का एकीकरण भी पूर्ण हो गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो इसी पर लेके आ रहे हैं, इटली का एकीकरण के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा। मैं क्लास 11 का संपूर्ण इतिहास है वो इस चैनल पर डालूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।